हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश सलगरकर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइज, आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो एक कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर, थिएटर पर्सनालिटी, इनमें से कोई नहीं है, वो एक आवाज़ के जादूगर है। मैं बात कर रहा हूँ राजेश कावा का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज़ में। थैंक यू सो मच। पहले तो आपने मुझे यहाँ बुलाया क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म हर कलाकार के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो लोगों तक पहुँच पाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का, थैंक यू। एंड बहुत दिनों से एक्चुअली हम ये प्लान कर रहे थे और सर भी बहुत हेक्टिक चल रहे थे। थैंक यू सो मच आपके बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालने के लिए और इस छोटे से एक एपिसोड का हिस्सा बनने के लिए। नहीं, छोटी चीज़ बहुत बड़ा धमाका कर सकती है, इसलिए कोई छोटा नहीं। बस कलाकार हैं, रोज़ काम करते हैं, कोशिश जारी होती है, इसलिए कभी कभी हो जाता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आना ज़रूरी है। वो तो है, राइट। और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली आज वो यहाँ आ गए हैं और हमारा इंटरव्यू शूट हो रहा है। तो राजेश जी, हमारे चैनल की एक परंपरा या फिर एक प्रथा कह लीजिए कि हमारे पास जो भी गेस्ट आते हैं उनका स्वागत हम गिफ्ट्स देके करते हैं। तो हमारा पहला सेगमेंट वही है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेगमेंट जो है #रिवाज। तो ये जो फर्स्ट गिफ्ट है ये आपके लिए भेजा है वेदश्री मधुकर जोइल जी ने। इनके ब्रांड का नाम है वेदश्री क्रिएशंस। इन्होंने आपके लिए खास ये कॉम्बो भेजा है जिसमें सेंटेड कैंडल्स और बुकमार्क्स है और इनकी जो भी पैकेजिंग है ये 100% इको फ्रेंडली है। तो ये आपके लिए भेजा है वेदश्री क्रिएशंस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और वेदश्री क्रिएशन का भी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सेकंड गिफ्ट है ये आपके लिए भेजा है नीलिमा अमित जी ने। इनके ब्रांड का नाम है वन लाइफ मैनी जर्नीज़। बेसिकली ये रेकी इन्फ्यूज अफर्मेशन कार्ड्स है और ये एक खुद हीलर है जो आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प करते हैं। इसके लिए उन्होंने आपके लिए ये अफर्मेशन कार्ड्स भेजे हैं। तो ये आपके लिए आया है वन लाइफ मैनी जर्नीज़ की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया वन लाइफ मैनी जर्नी को। और आज कल की जो ये तनावपूर्ण ज़िंदगी है इसमें इससे बेहतर क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। पॉजिटिव रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सच में, वाकई ज़रूरी है। और ये जो आखिरी गिफ्ट है ये आपके लिए भेजा है पूर्वा थत्ते जी ने। इनके ब्रांड का नाम है क्रिएटिव स्ट्रोक्स। इन्होंने आपके लिए एक मोबाइल स्टैंड भेजा है। सो ये खुद बेसिकली पेंटेड है, देखिए ये खुद अपना जो भी प्रोडक्ट्स है वो पेंट करते हैं। सो ये आपके लिए भेजा है क्रिएटिव स्ट्रोक्स की तरफ से। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब एक कलाकार को एक कलाकार की तरफ से बनाई हुई चीज़ वैसा कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और इन सब जो क्रिएट करने वाले हैं उनका भी शुक्रिया, थैंक यू। आप भी इनके इंस्टाग्राम पेजेस चेक कर सकते हैं, जो भी लिंक्स हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अभी हम जहाँ पे बैठे हैं ये लोकेशन है नॉटी यार्ड, ये पवई में है, हीरानंदानी में। और आप भी आ सकते हैं और बहुत अच्छा इनका लोकेशन है, आप भी आ सकते हैं। हीरानंदानी में है, आपको एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा जो पहला सेगमेंट है रिवाज, हम ये तो अभी यहाँ पे ख़त्म होता है, बट अभी जो हमारा मेन सेगमेंट है, जो बातों का सेगमेंट है, जिसमें आप सबको बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, हम वो स्टार्ट करते हैं, जो है दिल खोल बातें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड सेगमेंट जो है #दिल खोल बातें। राजेश जी, इस सेगमेंट का पहला सवाल यही है कि वॉइस एक्टिंग या फिर डबिंग में आपको कुछ करना है, ये आपको कब मतलब रियलाइज़ हुआ? बचपन से आपको ये पैशन था या कैसे? अगर मैं बहुत ही एकदम सरल शब्दों में कहूँ जो मतलब किसी भी आम इंसान को भी समझ में आएंगे, तो वो है कि मैं जैसे स्कूल में मिमिक्री किया करता था शौकिया तौर पे, या तो कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, तो मिमिक्री करते थे, कर रहे हैं, ठीक है। दोस्त किसी यार ने बिठा लिया, नाम राजेश का है तो राजेश का राजू हो जाता है प्यार से, तो राजू आज नाना पाटेकर, तो ऐसा था स्कूल में। राजू आज ओम प्रकाश, तो वो ये आले खादी के चंद पुतले हमदर्दी जताने साथ में टीवी वाले, तो वो बचपन से ही था। वो तो कलाकारी वो थी, लेकिन किस दिशा में जाएंगे ये पता नहीं होता है ना, वाकई वो तो किसी को पता नहीं। तो ये कलाकारी थी, तो एक्टिंग का क्यों नहीं सोचा कभी, वॉइस एक्टिंग की तरफ क्यों? मैं उसी दिशा में आ रहा हूँ कि तो मैं स्कूल की बात की मैंने ये, उसके बाद कॉलेज में भी, तो कॉलेज में मैं इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स ड्रामा करता था, प्लेस। तो मुंबई में जितने भी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन होते हैं, है ना, चित्रलेखा, कला गुर्जरी और बहुत सारे कोपवुड, तो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में एज एन एक्टर हम लोग हिस्सा लेते हैं कॉलेज के थ्रू। तो बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में जीता हूँ मैं, कभी थर्ड बेस्ट एक्टर, कभी मेरिट सर्टिफिकेट, कभी कुछ। तो शुरुआत एक्टिंग से ही हुई, क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो अदाकारी है, कलाकारी है, एक्टिंग है,
फिर चाहे आज की तारीख में अगर वॉइस एक्टर के तौर पे मैं कैमरा के पीछे कर रहा हूँ, लेकिन एक ज़माने में वो आगे वाला शॉट था, तो वो कलाकारी ही है। तो तभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा था वॉइस एक्टिंग या डबिंग के बारे में। लेकिन फिर ये जो दिशा होती है, जो जिस तरफ जाना होता है वो होता है। तो एक बार रैंडम फ़ोन आया था मेरे बड़े भाई मुकेश कवा, उनके ज़रिए तो गए और शुरू किया। पहला ही ऑडिशन जो था वॉइसिंग का वो सुपर फ्लॉप, रिजेक्ट, बहुत ही दिल से रिजेक्ट किया गया था। तो तभी मैंने सोचा कि क्यों नहीं हो सकता यार, मेरे से करना है, वो जो ज़िद पे बात आती है वही। तो फिर किया और आगे बढ़े। और फेलियर, रिजेक्शन तो वो ज़िंदगी का हिस्सा है, करते गए और आज भी करते जा रहे हैं। आई गेस सबका ही पहला एक्सपीरियंस जो भी होता है वो बहुत एक यूनिक होता है, जैसे आपका भी रहा है। सो जो जैसे अभी आपने कहा कि एक्टिंग में आपने अब थिएटर करते थे, तो जैसे एक्टिंग में ऑडिशंस होते हैं, हम प्रोफाइल्स वगैरह भेजते हैं, तो वॉइस एक्टिंग में कैसे होता है? मतलब हमें कुछ वॉइस सैम्पल्स भेजने पड़ते हैं, फिर प्रोसेस क्या है बेसिकली? जी, वॉइस एक्टिंग और डबिंग में ऐसा होता है कि अगर आप एकदम नए हैं तो पहले तो आपको एक क्राफ्ट जानना होगा, सीखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही गहरा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऐसे गए और बोल दिए वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। तो पहले तो वो जानना होगा, सीखना होगा, कलाकारी को बहुत करीब से उसके अंदर गोता लगाना होगा आपको। उसके बाद आप अगर समझ गए, सीख गए या सीख रहे हैं प्रोसेस में, तो आपको उन स्टूडियोज की मुलाकात लेनी होगी जहाँ पे ये काम हो रहा है, या तो परमिशन लेकर वहाँ पर बैठकर आपको ये काम देखना होगा। मेरा ये मानना है, क्योंकि देखना भी स्कूलिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देख के खुद मिमिक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखना मतलब आप किसी आर्टिस्ट को डब करते हुए देखें, वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो स्कूलिंग का हिस्सा ये, क्योंकि सालों पहले से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं डबिंग कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी लोग बैठकर देखते थे, आते थे। फिर देखता हूँ कि आज की तारीख में वो काफ़ी नामी वॉइस एक्टर्स हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं। तो वो देखते देखते सीखते हैं। तो शुरुआत में सीखना है, फिर देखते देखते इस चीज़ को सीखना है और करीब पहुंचना है, फिर ख़ुद पे एक्सपेरिमेंट्स करना है, और फिर जब ख़ुद पे थोड़ा यकीन आ जाए कि हाँ ये मैं कर पाऊँगा, ये मैं कर पाऊँगी, फिर आगे बढ़ना है और कहना है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरा वॉइस टेस्ट, ये ऑडिशन है, या आप ले लीजिए, या मेरे पास ये मौजूदा सैंपल है जो मैंने रिकॉर्ड किया है, ये आप रखिए, सुनिए। ये रास्ते हैं। अगर वो वॉइस सैंपल सुन के आगे बढ़ते हैं, बुलाते हैं, तो अच्छी बात है, वरना आप उनको बाकायदा, सारे जो स्टूडियोज़ हैं, हर कोई बहुत बिजी होता है, बहुत ही प्रकार के काम चल रहे होते हैं, डेडलाइंस होते हैं। तो उसके लिए आप उनको वक्त दीजिए कि आप कल आऊँ मैं ऑडिशन के लिए, परसों आऊँ या जो भी टाइम, इत्मीनान से जाएं उनके स्टूडियो में, ऑडिशन दें और फिर उस चीज़ को आगे बढ़ने की कोशिश करें। ओके। सो जैसे अभी आपने कहा कि वॉइस एक्टर्स की जो भी प्रोसेस है, तो उसमें सबसे ज़रूरी है आपकी आवाज़। जी। बिकॉज आपकी आवाज़ से ही आपको काम मिलेगा, तो आवाज़ का ख्याल कैसे रखना चाहिए? जी। लेकिन इस सवाल को मैं थोड़ा पीछे से ले आता हूँ। सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आवाज़। तो मेरे ख्याल से हर एक की अलग अलग होती है, ठीक है। हर एक की आवाज़ में अलग रंग है, अलग खुशबू है, अलग चीज़ है। राइट। लेकिन वॉइस एक्टिंग यानी कि डबिंग को लेकर अगर बात करूं, तो आपको ज़्यादा ज़रूरी है वो चाहिए लैंग्वेज और वॉइस एक्टिंग, यानी कि ड्रामा, यानी कि जो नवरस या कलाकारी जो है वो चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी। उन चीज़ों पर आप काम करें, है ना। तो वो करने के बाद आप अपनी आवाज़ को और करीब से पहचानेंगे। अभी आपका जैसे सवाल था कि सबसे ज़रूरी है आवाज़ का कैसे ख्याल रखा जाए, ठीक है। तो ख्याल रखने के लिए मैंने एक लाइन अभी कही आपको, अगर फिर से सुनिएगा, कि आप अपनी आवाज़ को करीब से जान पाएंगे ये नवरस और सारी चीज़ों के करने के बाद, कि आपकी आवाज़ को क्या सूट करता है, क्या नहीं। आपकी आवाज़ पतली है, मोटी है, नाक से है, कोई फ़र्क, कोई अंतर नहीं। हर एक किरदार के लिए अलग आवाज़ें होती है, तो अलग आवाज़ है आपकी। लेकिन हाँ, आपको ये जानना होगा कि कुछ ठंडा आपकी आवाज़ को परेशान करता है। आपको ये जानना होगा कि क्या तला हुआ या तीखा या कोई और चीज़। हर एक के गले के लिए अलग अलग चीज़, अलग अलग है। मैं ठंडा नहीं ले सकता। मेरे कुछ साथी कलाकार ऐसे हैं जो ठंडा पीते हैं, उनको कोई आपत्ति नहीं होती। वहीं पे अगर एक तरफा इस तरफ देखा जाए, तो मैं तीखा खा लेता हूँ कितना भी, और मैं तला हुआ भी खा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती आवाज़ पर।
तो वही चीज़ है, आपको अपनी आवाज़ को जानना होगा, आपको आपकी शरीर की इस प्रकृति को जानना होगा कि क्या एक्सेप्ट करता है और क्या रिएक्ट करता है। तो ये चीज़ अगर जान लेंगे ना सिर्फ आवाज़ को लेकर, आपके शरीर की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे है ना कि आपको कहीं ना कहीं कुछ तबीयत ख़राब होती है, बीमारियां क्या है, तो उसकी भी कोई वजह खाने पीने को लेकर, बस तो वही जानना होगा था, दैट्स इट। तो आवाज़ भी साफ, खुद को ही आपको पहचानना है और उस पर काम करना है। बेशक ये बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। ओके, तो जो ये सवाल है ये हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है। एक्चुअली ये सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ गूगल फॉर्म लिंक्स सर्कुलेट किए थे, उसमें कुछ सवाल आए थे हमें, तो उनमें से एक को जानना है कि क्राउड डबिंग क्या होता है। जी बढ़िया सवाल है ये, आपको मैं बता दूं, क्राउड डबिंग अपने आप में स्कूलिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे क्राउड डबिंग इसलिए स्कूल का हिस्सा है क्योंकि क्राउड डबिंग में क्या होता है, पहले तो आपको बता दूं कि कोई एक फ़िल्म है, फिल्म के लिए क्राउड डबिंग के लिए बुलाया जाता है, तो वो पहले तो शिफ्ट में होता है, शिफ्ट मतलब 6 घंटा 8 घंटे के लिए, ठीक है। तो 6 से 8 घंटे के लिए बुलाया जाता है, कुछ 2-3 मेल को 2-3 फीमेल वॉइस एक्टर्स को, और हर एक सीन के पीछे कहीं ना कहीं जैसे एम्बियंस होता है, जैसे कैंटीन का सीन होता है तो कैंटीन क्राउड है, कॉलेज है, या कोई शादी का माहौल है, या कोई है ना मोर्चे वाली चीज़ है, तो वहाँ पे वो जो चीज़ें होती हैं, तो या फिर कोई वन लाइनर्स हैं, कोई है ना छोटे छोटे किरदार, कोई वन लाइनर, कोई दोस्त की लाइन है, कोई डॉक्टर साहब की लाइन है, वन लाइनर, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो क्राउड का एक हिस्सा है, तो उसको डब किया जाता है। तो वहाँ छोटी छोटी चीज़ें क्राउड की तो वो तो करने होती है, साथ में वन लाइनर्स भी करनी होती है, आप माइक फेस करना सीख पाएंगे। और वहाँ जैसे मैंने कहा 2-4 मेल 2-4 फीमेल वॉइस एक्टर्स होते हैं, तो कोई अगर वो लाइन नहीं कर पाया तो आपको मौका मिलता है, आप नहीं कर पाए तो किसी और को मिलता है। इससे आप ये जान पाएंगे कि आप में क्या कमी है, क्या खूबी है। अरे ये बोल पाया है, ये लाइन मैं नहीं बोल पाया था यार, और वो नहीं बोल पा रहा है, वो मैं बोल दिया, उसकी वजह क्या है, उसके पीछे खासियत क्या है, ये जान पाएंगे। तो ये क्राउड डबिंग ये होती है, और ये वाकई ये स्कूल ही कहूँगा मैं, सीखने का एक प्रोसेस है। ओके, तो मतलब इसकी भी सेम ही अप्लाई करने की प्रोसेस है? मतलब आप जो भी स्टूडियोज़ हैं, जो भी वेंडर्स हैं, जो भी डबिंग स्टूडियोज़ हैं, अलग अलग प्रोडक्शन हाउस है जहाँ डबिंग होती है, वहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं फ़िलहाल कोई कैरेक्टर नहीं करना चाहता, मेरी कोई डिमांड नहीं है, मैं क्राउड करना चाहता हूँ, क्राउड के लिए आप मुझे बुलाएं, मैं करते करते सीखना चाहता हूँ। तो ये कहना आपका ज़रूरी है, क्योंकि कई वॉइस एक्टर्स होते हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन वो शुरुआत में ही कह देते हैं कि नहीं मैं क्राउड नहीं करूँगा, मैं क्राउड नहीं करूँगी। उनकी अपनी समझ है, उनकी इच्छाएं हैं, या उनका वो माइंडसेट है, ठीक है, अपनी अपनी। लेकिन हाँ, आपको पहले तय कर लेना क्या करना है क्या नहीं। अगर क्राउड वाली चीज़ कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। अच्छा, मतलब कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, बिल्कुल हर जगह से सीखने को मिलता है। सीखने वाला जो पागलपन है, वो भूख, वो होनी चाहिए आप में। सो बहुत सारे लोग जानते हैं कि हैरी पॉटर को आपने डब किया है, तो हैरी पॉटर का बेसिकली आपको एक्सपीरियंस क्या है, उसका आपको चांस कैसे मिला? मतलब ये भी एक गज़ब कहानी है, सच कहूँ तो एक कड़वा सच है, मैं बता देता हूँ कि मैं हैरी पॉटर फ़ैन नहीं हूँ। ओके, मैं भी नहीं, बराबर, और नहीं था पहले। मैंने उसको काम के मद्देनज़र रखते हुए लिया, और मतलब मुझे अच्छी लगती है, मतलब वो जो पागलपन वो नहीं है, वो मैडनेस वो नहीं है, ठीक है, मैं पसंद करता हूँ, अच्छी चीज़। पहले भी नहीं था, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहली फिल्म से हैरी पॉटर डब नहीं किया। पहली फिल्म में छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनको डब किया एक लड़की ने, मतलब सारे कैरेक्टर लड़कियों ने डब किया है, क्योंकि छोटे फेमिनाइन साउंड करने चाहिए। फीमेल आर्टिस्ट ने डब किया है मेरा वाला हैरी पॉटर का कैरेक्टर भी। उसके बाद पार्ट 2 से जो थे वो भी कोई और आर्टिस्ट थे, वॉइस आर्टिस्ट, वो कर रहे थे। कुछ वजहों से 6, 7, 8 आखिरी 3 फिल्में फ्रॉम हाफ ब्लड प्रिंस से लास्ट डेथली हेलोस 2 तक, वो तीनों मैंने की। तो हाफ ब्लड प्रिंस से उनको वो वॉइस एक्टर बदलना था। अच्छा। जो भी वजह हो सकती है, उसके लिए ऑडिशन लिए गए, अलग अलग सीन चुने गए, अलग अलग मूड के, फिर चाहे वो इमोशंस हो या दोस्ती यारी वाला सीन हो, ऐसे उन सीन्स पे ऑडिशन लिए गए अलग अलग वॉइस एक्टर्स के, न मात्र राजेश कवा, और भी 5, 6, 7, 10 वॉइसेस गए हैं, सब ने ऑडिशन दिए और उनमें से अप्रूव हुआ मैं।
और जब अप्रूवल आया और मुझे वो टाइम था 2007 का, तो मुझे याद नहीं, शायद व्हाट्सएप वगैरह, तो हम लोग SMS आया था मुझे कि राजू कंग्रेचुलेशंस, यू आर द नेक्स्ट वॉइस ऑफ हैरी पॉटर। तो मैसेज पढ़ के आपको कैसा लगा था? मुझे याद है मैं मलाड एक स्टूडियो जा रहा था, तभी तो मेरे पास गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी, बस से जाते थे यहाँ वहाँ, तो मैं पैदल जा रहा था एक जगह, तो रुक गया था मैं एक जगह, धूप में दिखता नहीं है ना ऐसा करके स्क्रीन, तो देखा मैंने, रुक गया। तो हैरी पॉटर, ये देखिए, ये मैजिक होता है, ये बड़े ब्रांड का ये कमाल, कि आप फ़ैन नहीं है, ना ही मैंने फिल्में देखी है पहले वाली, लेकिन वो पढ़ने के बाद ना, अभी भी बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे कि ये कुछ बड़ा यार, अपने आप को मतलब वो टाइम रुक जाता है, वो ये कुछ बड़ा है, ये कुछ हुआ है, मतलब अलग कुछ हुआ है। हाँ, ये जीवन में एक टर्न आ रहा है, कुछ यू टर्न आ रहा है, ये एक अलग पहलू। तो मैंने बोला ओके। तो फिर मैंने क्या किया कि हम लोग डब करें, उससे पहले हमें सारी फिल्में जो पहले हो चुकी थी उसकी DVD दी गई मुझे, फिल्म देखी मैंने, फिर वो सारे किरदारों के साथ उनके रिलेशनशिप क्या है, दोस्ती यारी में कैसे बात करते हैं, भाषा क्या इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ सीखा मैंने, समझा। उसके बाद हम लोग ने फिल्म देखी और डब शुरू किया, और मैं बना हैरी पॉटर। और उसके बाद मैं पसंद करता हूँ डेफिनेटली, फ़ैन नहीं उसका मतलब ये नहीं कि नफरत, पसंद करते हैं, लेकिन अद्भुत। और मैं वाकई ये यश, मैं लकी हूँ कि आखिरी 3 फिल्मों में मुझे उन्हें डब करने का मौका मिला, डैनियल रेडक्लिफ को, जो बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, लेकिन जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो गए थे, माइंड ब्लोइंग एक्टर बन गए थे बड़े होने के बाद, तब मैंने डब किया। और लास्ट फिल्मों में उन्होंने क्या एक्ट किया है, और वो उन्होंने एक्ट किया तो मुझे करने का मौका मिला माइक के पीछे, तो ये वाकई बहुत ही अद्भुत कहानी है। तो ये जो वॉइस एक्टिंग बेसिकली होती है, ये इसके बारे में कुछ बताइए ना। वॉइस एक्टिंग, अगर मैं वॉइस एक्टिंग, ये जो टर्म है मैं बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, आजकल बाकी लोग भी इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन वॉइस एक्टिंग मतलब आवाज़ के ज़रिए अदाकारी, अभिनय करना। सारे जो एक्टर्स हैं वो भी करते हैं, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने चेहरे, हाव भाव, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, और साथ में आवाज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे कभी कभी कोई पिक्चर नहीं होता है, कोई वीडियो नहीं होता है, वहाँ आपको अपनी आवाज़ के ज़रिए एक्टिंग करनी है, तो आपका इमेजिनेशन पावर कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा, सोचिए। आपको सब सोचना पड़ेगा, किरदार क्या है, कैसे है। आपको नो डाउट पॉइंटर्स मिलते हैं, लेकिन आपको और बेहतर बनाना है, ताकि लोग जो है, ऑडियंस कनेक्ट करे किरदार से। हर एक किरदार अलग साउंड करना है, सिर्फ इस आवाज़ के ज़रिए। हर बार आवाज़ कैसे बदलेंगे, कितनी बदलेंगे? हर बार आवाज़ तो नहीं बदलेंगे, आपको हर बार कैरेक्टर को कैसे नमक मिर्ची डाल के कैसे अलग करना है, ये सीखना है। तो ये है वॉइस एक्टिंग। वॉइस एक्टिंग मतलब नवरस, कहने को नवरस 9 तो है नहीं, वो तो बहुत सारे मेन आपके, तो वो एक्टिंग है, ड्रामा है, वो सीखना है, आवाज़ से एक्टिंग करना, और बहुत सारे पहलू सीखने उसके, अंडर परफॉर्मेंस से लेके, लाउड से लेके, स्टेज वाला क्या हो सकता है, टीवी वाला क्या हो सकता है, सिनेमा थिएटर वाला क्या हो सकता है। लगभग सारे एक दूसरे के ब्रदर हैं, भाई बहन हैं, लेकिन सब में अंतर है, क्या कितना है, ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो उसके ज़रिए आप पूरा न्याय दे पाएंगे किरदार को। ओके, मतलब जैसे कहा कि एक्टर के लिए उसके पास बहुत सारे टूल्स है, बट फॉर अ वॉइस एक्टर ही हैज़ ओनली हिज वॉइस। यस, और उससे ही आपको अभिनय करना है बेसिकली। यस। ओके, और अभी जैसे आपने कहा कि बहुत सारे साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं जो जिनके पास हमें जाना चाहिए और हमारे सैम्पल्स देने चाहिए, तो साउंड रिकॉर्डिस्ट का बेसिकली काम होता क्या है? साउंड रिकॉर्डिस्ट नहीं, बहुत सारे स्टूडियोज़ होते हैं और डबिंग डायरेक्टर्स होते हैं। तो इनका काम क्या है? डबिंग डायरेक्टर्स जो होते हैं, देखिए बहुत सिंपल, पहले प्रोसेस बता देता हूँ। डबिंग का ये प्रोसेस है कि कोई एक फिल्म है इंग्लिश लैंग्वेज में या चाइनीज़ या कोरियन व्हाटएवर, उसको पहले ट्रांसलेट किया जाता है। आज की तारीख में ट्रांसलेट नहीं होता, ट्रांसक्रिएट होता है और बेहतर बनाते हैं। तो एक तरफ स्क्रिप्ट ट्रांसक्रिएशन के लिए जाती है, दूसरी तरफ वो वीडियो को लेकर जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मुख्य किरदार हैं, उसको देखकर वॉइस टेक्सचर सुन के, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर ऑडिशन लिए जाते हैं। वॉइस एक्टर्स के ऑडिशन लिए जाते हैं, यहाँ पर ऑडिशन अप्रूव होते हैं, वहाँ से
स्क्रिप्ट आ जाती है, डबिंग शुरू होती है, सारे हर एक वॉइस एक्टर अपनी अपनी डबिंग शुरू करते हैं, फिर ख़त्म करते हैं, फिर सारे के सारे जो वॉइस ट्रैक्स हैं उनको मिक्स किया जाता है म्यूज़िक एंड इफ़ेक्ट्स के साथ, और वो मिक्स करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। साउंड इंजीनियर साहब है ना, तो वहाँ पे गाइड करते हैं आपको, सारी चीज़ें डायरेक्शन सिखाते हैं, वो है डायरेक्टर, है ना, डबिंग डायरेक्टर जिनको कहते हैं। तो ये सारे लोग होते हैं, राइटर लिखते हैं, साउंड इंजीनियर हैं, डबिंग डायरेक्टर हैं, ये सारे लोग हैं। और स्टूडियो होता है प्रॉपर जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। और आपने कहा कि साउंड रिकॉर्डिस्ट उनका क्या काम, तो वही है, साउंड रिकॉर्ड करते हैं, लिप सिंक में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साउंड का कंट्रोल करेक्ट है कि नहीं, ज़्यादा बूस्ट ज़्यादा डिस्टॉर्ट तो नहीं हो रहा है ना, ज़्यादा एकदम लो तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं उनको। तो इन सारी चीज़ों, टेक्निकल चीज़ों को वो देखते हैं, क्रिएटिव चीज़ों को डबिंग डायरेक्टर और जो ट्रांसलेटर हो तो वो देखते हैं, ट्रांसक्रिएटर्स, और फाइनल आउटपुट ऐसे आता है। ओके, मतलब बेसिकली आपने पूरी ही बिहाइंड द सीन जो भी यस पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, बिकॉज वो जानना बहुत ज़रूरी है आई गेस, बिकॉज सबकी उतनी मेहनत होती है 100%। एंड जैसे एक्टिंग के इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारे लोग पैसों के नाम पे ठगे जाते हैं, तो वॉइस इंडस्ट्री में भी ये चीज़ होती है क्या? ऐसे बहुत रेयर केस है, ना के बराबर। ओके अगर कोई एकदम अननोन है उनके साथ आपने डील कर ली, अगर किसी के साथ ऐसा हो गया तो हो गया, बाकी चांसेस बहुत कम हैं। और हाँ, आजकल पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे काम लेते हैं लोग, काम देते हैं, बहुत सारे ऐसे फेसबुक और पेजेस होते हैं, लिंक्डइन, और तो वहाँ पे जाके लोग ये डालते हैं कि मैं वॉइस एक्टर हूँ, मैं ये करता हूँ, नरेशन करता हूँ, करती हूँ, और वहाँ से कोई जॉब आता है, काम आता है, वो अपने एरिया के लोकल स्टूडियो से या तो होम स्टूडियो से वो रिकॉर्ड करके देते हैं। फिर फाइनल आउटपुट देने के बाद भी शायद पैसे नहीं आते, क्योंकि वो बैठा है कहीं तो कहीं किसी और राज्य में, और ये कलाकार है किसी और राज्य में, तो बात बनती है, बिगड़ती है, ऐसा भी होता है। कहीं कभी अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं, तो दोनों अलग अलग कोने में रहने के बावजूद उनको काम, ट्यूनिंग भले नहीं मिले, लेकिन काम होता रहता है, ये पैसा भेजता रहता है, ये काम भेजता रहता है, ख़त्म। तो ये भी है, तो एग्जैक्टली हाँ, लेकिन एक चीज़ से सावधान, अगर कोई आपको स्क्रिप्ट दे ऑडिशन के लिए, फिर चाहे कोई भी देश के कोने में हो या स्टूडियो में हो, तो लगे कि आपको ये जो किरदार का डायलॉग है, तो उसको थोड़ा बदल के बोल डालें, या कोई ब्रांड का नाम है, टीवी कमर्शियल एड्स के लिए सैंपल मांगे तो वो ब्रांड का नाम कुछ चित्र विचित्र कर डालें, या तो कोई लाइन खा जाएं, या तो बदल दे, या कुछ तो ऐसी, ताकि उनको उनका जो फाइनल अप्रूव्ड स्क्रिप्ट है वो ऑडियो ना दें, ताकि वो यूज़ ना कर पाएँ, है ना, वरना आपने सैंपल के तौर पे दिया, उनको अच्छा लगा और पूरा का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं वो लोग। तो ये कोशिश, हाँ, तो ये कोशिश ये है कि आप चेंज कर डालें, चेंज करके दें। कोई भी सैंपल मांग रहे हैं, बोले कि आपका वॉइस सैंपल मुझे चाहिए, ये स्क्रिप्ट है, ये करके भेजिए, मैं देखता हूँ, हो गया तो देख लें। तो सेम टू सेम ना दें, उसमें से 2 लाइनें ना करें, खा जाएं, या लाइनें बदल दें, ऐसा कुछ, ताकि वेरिएशन दे बेसिकली, हाँ, ताकि फ्रॉड होने के चांसेस कम हो। ओके, सो अभी मेरा जो नेक्स्ट सवाल है, ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही पूछा है कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए क्या डबिंग सीखनी ज़रूरी है? मतलब डबिंग सीखी जा सकती है क्या? आपका इस पे क्या मेरे ख्याल से अंदरूनी थोड़ा कलाकार तो होना चाहिए, बाकी तो पागलपन, जुनून होना चाहिए, मैडनेस चाहिए, तो सीखी जा सकती है, लेकिन मेहनत करनी होगी, क्योंकि कलाकार तो कह सकते हैं ये कलाकारी वाला काम है, जैसे वो तराशने वाला काम है। जैसे एक स्कल्पचर बनाना है मूर्तिकार को, तो रातों रात नहीं बना देगा ऐसे ऐसे, तो उसके लिए मेहनत है सालों की, वो आपको तपश्चर्या करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ है ना, लैंग्वेज सीख रहे हैं आप, वॉइस एक्टिंग सीख रहे हैं, आवाज़ बदलना सीख रहे हैं, फिर टेक्निकलिटी सीख रहे हैं। ये आई गेस आपको कोई प्रोफेशनली गाइड कर पाए। डेफिनेटली, सामने वीडियो है, हाथ में ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट है, कान में हेडफोन्स हैं, और आपको परफॉर्म भी करना है। 4 चीज़ें एक साथ कैसे करेंगे यार? वीडियो देखूं, पढ़ूं कि सर क्या कहा था, कैसे, एवरीथिंग तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि भले कहीं से भी सीखे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से, तो इसको कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ओके, तो आप आई गेस खुद भी डबिंग सिखाते हैं, तो आपकी एकेडमी है खुद की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे? यस, पिछले 5 साल से, 2018 से मैं सिखा रहा हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे सीख चुके हैं, सीख कर जा चुके हैं। उनमें से काफ़ी ऐसे जो काम कर रहे हैं प्रोफेशनली इंडस्ट्री में, और मतलब अभी तो कह सकता हूँ कि नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन या एनिमेशन के लिए लीड कर रहे हैं, ओह,
तो अच्छा लगता है जब मैं किसी स्टूडियो में, मुझे एज एन आर्टिस्ट लाइन अप किया गया है किसी डायरेक्टर ने कि राजेश सर आपका टाइम ना सुबह 11 से 2 हम कर रहे हैं, फिर लंच के बाद दूसरे आर्टिस्ट का है। ठीक है। फिर जब मैं डबिंग के लिए जाता हूँ सुबह 11 से 2 डबिंग ख़त्म करता हूँ, लंच के बाद देखता हूँ कि जो आर्टिस्ट है वो मेरा ही स्टूडेंट है या मेरी ही स्टूडेंट है, तो बहुत अच्छा तो कैसे लगता है देख बहुत गर्व होता है, बहुत ही वाकई अच्छा लगता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वायलेट विंग्स वॉइस अकेडमी, आप मुझे सिर्फ सर्च कर लें तो भी पता चल जाएगा काफ़ी कुछ। वायलेट विंग्स वॉइस अकेडमी हम लोग सिखाते हैं। और बेसिकली बैचेस वगैरह कैसे होते हैं इसके? टोटल कोर्स 10 दिन का है, 10 दिन मैंने डिज़ाइन किया है। बहुत ही सहूलियत भरा सुलझा हुआ कोर्स। पहले 4 सेशन थियोरी हैं, बाकी के 6 प्रैक्टिकल हैं। इसमें डिटेल आगे जाता है, मैं फ़िलहाल अभी डिटेल में यहाँ नहीं बता सकता। हाँ। लेकिन हाँ पूरा कोर्स है ये। और इससे आप कह सकते हैं कि स्विमिंग पूल में तैरना सीख जाएंगे। बाकी माइक के सामने तो आपको ही जाना है, तो नदी में और समंदर में तो आपको ही तैरना है। तो बस। और हैरी पॉटर की जैसे हमने बात की, इसके अलावा आपने सब बहुत सारे कार्टून्स में भी आपकी आवाज़ दी है। तो यस यस सुना होगा आपने, या फिर जग्गू मंकी, उसकी आवाज़ तो बहुत फेमस है। यस यस। और कौन से कार्टून? यस यस। तो हैरी पॉटर से अगर मैं उसकी भी एक झलक दिखाऊं तो जैसे वो हैरी पॉटर, हरमाइनी, रॉन, वो सब दोस्त लोग पानी से बाहर निकलते हुए, तो एक तो वो शूट करते हैं ब्रिटेन में, भयंकर ठंड, या तो जादू होता है, पानी उन पे गिरता है तो वो पानी में गिरते हैं, भगवान जाने। तो वो तो जादू, तो पानी से बाहर निकलते हुए तीनों गीले गीले, रॉन, हरमाइनी, वो हमारा पीछा कर रहा है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, रॉन तुम हरमाइनी को लेकर जाओ, जड़वतम। तो ये जो है वो सांसें ऊपर नीचे फील कर रहा बेसिकली पेन से, ये मज़ा आया। तो वहाँ से मैं वो सारी चीज़ें सीखा और मज़ा आया। और जग्गू मंकी 2007 से कर रहा हूँ मैं। तो 2007 का जग्गू मंकी और अभी का जग्गू मंकी में आपको कुछ फ़र्क महसूस होता है? आवाज़ में बेसिकली आई एम स्पीकिंग, एज जैसे बढ़ती है, आवाज़ वही है, बस और परफॉर्मेंस को, कलाकारी को और बेहतर बनाया और एंटरटेनिंग करने की कोशिश। तो कुछ झलक। मैं ना जग्गू अंदर हूँ ढोलकपुर से, मैं ना सबके लिए ना लड्डू नहीं केले लाऊंगा। मतलब ये किस स्तर की कैसी आवाज़ है, इतनी शार्प, मुझे भी पता नहीं। लेकिन हाँ 2007 से आज तक कर रहा हूँ, तो मतलब रात को 3 बजे भी उठाया किसी। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है, अभी इनकी आवाज़ इतनी बेस पे है और 2 मिनट पहले ये जिस प्रकार से बहुत ही शार्प अलग वॉइस है। तो रात को भी अगर उठाएंगे, करने को कहेंगे तो हाँ, अभी जग्गू मेरे शरीर का एक हिस्सा हो चुका है, कहीं गुर्दे के पास या कहीं तो रहता है। तो ये सच है। तो ये मामला है। और बाकी बहुत सारे कैरेक्टर्स, सुपरहिट शोज़। हाँ कियो मैं बाद में कहूँगा, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय जो ड्रैगन बॉल जी ड्रैगन बॉल सुपर, उसमें ब्रॉली आवाज़ मेरी है, जो एकदम ये उनका जो लाफ्टर, सुपर पावर लाफ्टर लाइंस होती है, फ़िलहाल तो उसका लाफ्टर ही काफ़ी है। और दूसरा जो कैरेक्टर एंड्रॉयड 17 और लॉर्ड बीरस, वो सब सुपरहिट किरदार, वो मेरी आवाज़ है। नरूटो में आई एम प्लेइंग सास्के उचिहा, सुपर एटीट्यूड वाला जो कैरेक्टर है कि सकुरा जब भी मुंह खोला बेसुरा ही बोला। चलो आगे चलते हैं। तो जो कट टू कट एटीट्यूड और माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर, तो वो मैं प्ले कर रहा हूँ। और उसके बाद एक एनिमेटेड शो है जो नेटफ्लिक्स और सोनी ये पे आता है, तारक मेहता का छोटा चश्मा। तो उसमें जेठालाल मैं प्ले कर रहा हूँ। तो वो जेठालाल जैसे बाबा जी क्या है कि ऐसे मैं गिरा विरा नहीं है तो क्या है, उतरने का मेरा स्टाइल है बाबा जी। अरे बबीता जी, जब भी आपको देखता हूँ ना, ये क्या ये रोशनी कम लगती है बबी जी। तो बहुत मतलब पूरा उतरना पड़ता है, आपको मजा आता है। तो दिलीप जी से कभी इसका कुछ आपको रिस्पॉन्स आया है? मिले हम लोग ने, तो बातें कि हम लोग चंद घंटे साथ में बिताए, तो ही नोस, और उनको पसंद है बहुत, उनको अच्छा लगा। राजेश भाई, मुझे राजेश भाई कहते हैं, राजेश भाई तो मैं सरस करो छो। तो मैं बोला कि नहीं आपसे ही सीखा है वो किरदार।
तो वो है। और जैसे आपने कहा अमारा एंड कियो फ्रॉम, अमारा के कुछ ही एपिसोड मैंने किए थे, लेकिन कियो मैंने पूरा सीरीज़ के सीज़न किए हैं। निंजा हथौड़ी तो ओए 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 कियो, ये क्या कर रहे हो? जाओ जाओ जासूसी करो। टिंग टिंग, हमारा बॉस अभी गया, अभी जासूसी करके आया केनिची की। टिंग टिंग टिंग। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बचपन में वो देखते थे ना टीवी पे हम लोग कार्टून, वही ऐसे कार्टून ही मेरे सामने आ गए। तो ये बहुत सारे ऐसे कई ऐसे किरदार हैं जो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। जैसे डेडपूल का दोपिंदर है। डेडपूल का दोपिंदर मतलब वही एक्सेंटेड गुजराती एक्सेंटेड, लेकिन वो इतना लोकप्रिय हो गया। जैसे पुल भाई, ये क्या है पुल भाई? नौकरी हो तो आपके जैसी हो, छोकरी हो तो मतलब छोकरी आपके जैसी नहीं, आपको जैसी मिलती है ना छोकरी ऐसी। मेरा तो क्या है, जो देखो जूता भी फटा हुआ है, पुल भाई कुछ करो ना। तो ये बहुत ही सटल लेकिन गुजराती एक्सेंट में है और स्टाइलिश एक कैरेक्टर। तो ये भी एक कमाल कैरेक्टर। ऐसे बहुत सारे किरदार, बहुत साइको एकदम सनक से भरे हुए किरदार भी मैंने प्ले किए हैं। कोई ऐसा अलग एक्सपीरियंस जो किरदार प्ले करते हो कब को आया होगा, जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे? मतलब बहुत सारे हैं ऐसे। मैं काफ़ी फिल्में डब करते करते रोया हूँ। जब इमोशंस ऐसे सीन आते हैं तो मैं बाकायदा टप 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 शुरू हो जाते हैं। मैं कोको में रोया हूँ, जो बेटी वाला सीन जो याद करते हैं। एक सीक्वेंस है, लगभग उसको ऊपर से फेंक दिया जाता है कोको में। हेक्टर नाम का कैरेक्टर है, माइंड ब्लोइंग फिल्म है, हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए। तो उसको ऊपर फेंक दिया नीचे, और वो है तालाब जैसा कुछ है, पानी वानी, और वो जो बोल रहा है वो कोको मेरी बेटी, अगर वो मुझे याद करना भूल जाएगी तो मैं भी यहाँ से चला जाऊँगा, मैं अपनी बेटी को कभी देख नहीं पाऊँ। तो ये जो है देखो, अभी भी आंखें तो अभी भी ये देखो आंखें नम हो जाती, तो क्योंकि वो बहुत माइंड ब्लोइंग फिल्में, ऐसे किरदार, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं। और नेगेटिव कैरेक्टर लाइक बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, डॉन ऑफ जस्टिस, उसका लेक्स लूथर, बहुत ही सनक भरा किरदार है। स्प्लिट नाम की ऑस्कर विनिंग एक्टर की फिल्म, उसमें तो मोर देन 24 और कितने कैरेक्टर्स थे जो एक ही कैरेक्टर ने निभाए, स्प्लिट पर्सनैलिटी, तो वो भी मैंने किया। तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है, और सारा श्रेय जाता है इंडस्ट्री को, सारे डायरेक्टर को जिन्होंने इस काबिल समझा और मुझे हमेशा अलग अलग किरदार में कास्ट किया। वेरी ट्रू। मुझे भी ऐसे लाइव आवाज़ें सुन के, और मतलब जो टीवी पे सुनते थे वो आज लाइव मेरे सामने परफॉर्म हो रहा, तो बहुत अच्छा लगा देख के और सुन के भी। सो जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, जो भी नए लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं यही कहूँगा कि इस क्राफ्ट को अच्छे से जानें, सीखें। अब भारत देश के या दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट एक मैजिक के रूप में इंटरनेट का इस्तेमाल करें, सर्च करें उस क्राफ्ट के बारे में, इस क्राफ्ट के अद्भुत कलाकारों के बारे में। वो सर्च करने के बाद उनको देखें, उनके वीडियोस देखें, समझें, सीखें, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से काफ़ी लोग बहुत कुछ उठा लेते हैं और सीख लेते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको स्मार्ट शिष्य बनना पड़ेगा स्मार्टफोन के ज़रिए, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। वहाँ से सीखें, फिर अपने आप पे काम करें, हर एक चीज़ पे। पहले शुरुआत में लैंग्वेज पे काम करें, जैसे मैंने कहा, वो सबसे ज़रूरी चीज़। उसके बाद वॉइस एक्टिंग पे करें, ड्रामा पे काम करें, आवाज़ बदलने की जो प्रक्रिया मॉड्यूलेशन, उस पर काम करें। उसके बाद टेक्निकलिटीज़ आती है कि सामने वीडियो है, उसको सिंक करूँगा, सब उसके बाद है। पहले तो ये सब कुछ करना है, और ये लंबा प्रोसेस है, पहाड़ है, चढ़ना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन हाँ, अगर जुनून होगा, पागलपन होगा तो कर पाएंगे। वो आई गेस होना बहुत ज़रूरी है। आप जिस भी फील्ड में जाओ, वो एक होना बहुत ज़रूरी है। वरना तो अगर नहीं करेंगे रोज़ ये चीज़ पे काम या रियाज, तो ये तो जंग लग जाएगी मेरे भाई। ऑयलिंग ग्रीसिंग बहुत ज़रूरी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो अच्छा लगा आपसे बात करके, और सारे सवालों के जवाब सुन के भी आप बहुत अच्छा लगा, और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स मिल गए होंगे आपको। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब बाकी है अभी। जैसे मैं जग्गू की आवाज़ करता हूँ, वैसे यश भी बहुत उम्दा आर्टिस्ट हैं, ये हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? मैं उनकी तरह तो मैं नहीं कर सकता, बट आई कैन ट्राई। अरे ट्राई, जब तक कट ना जाए शीश करते रहेंगे कोशिश, ठीक है? तो मैं जग्गू की एक लाइन बोल रहा हूँ और फिर यश दोहराएंगे। ओके तो सेम लिरिक्स, आपको लिरिक्स याद करने की, वो डायलॉग याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
मैं ना जग्गू बंदर हूँ ढोलकपुर से। ओके मैं ना जग्गू बंदर हूँ ढोलकपुर से। काफी आसपास है भाई। बट फिर भी मैं केले लाऊंगा केले मैं ना केले लाऊंगा केले जंग जगंग। अभी आप लोगों ने गौर से किया, ये ना वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, ये इसको कहते हैं रियाज है, प्रैक्टिस। इनकी जो पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों लाइन में कितना अंतर है इनकी लाइन में। चलिए, यही चीज़ है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप बहुत ही उम्दा कलाकार हैं यश, कोशिश जारी रखें। हर चीज़ को लेकर आप ये जो कर रहे हैं ये भी बेहतर है, और आप खुद अपने बलबूते पे जो कलाकारी के तौर पे कर रहे हैं वो भी बढ़िया है। तो थैंक यू सो मच मुझे प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। और बट अभी तक हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी भी और 2 सेगमेंट्स बाकी है जो एक सरप्राइज है आपके लिए भी। ओह वाह। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 3rd सेगमेंट की तरफ, जो है #रैपिड फायर राउंड। तो इस सेगमेंट में मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगा और आपको उसमें से पिक करना है। ओके। बेसिकली क्या आपको चूज करना है। ओके, तो मेरा सबसे पहला ऑप्शन है टीचिंग या फिर डबिंग। डबिंग। ओके। फिर आपके 2 कैरेक्टर्स, कियो या फिर जग्गू मंकी। जग्गू पता है मंकी। शायद मुझे इसका। जग्गू मंकी। ओके। फिर कार्टून डबिंग या फिर नेटफ्लिक्स या फिर मूवीज की डबिंग। आपने ये सवाल 5-7 साल पहले 10 साल पहले पूछा होता तो मैं कहता कार्टून डबिंग, लेकिन आज की तारीख में कहूँगा लाइव एक्शन फिल्म या नेटफ्लिक्स। बढ़ रहा है, राइट। हाँ, और जितना कलाकार और जितना एक्सप्लोर करता है मज़ा आता है। तो आजकल हम इतने उम्दा शोज़ हैं यश, इतनी अद्भुत फिल्में हैं नेटफ्लिक्स और बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म की हैं, अमेजोन के माइंड ब्लोइंग शोज़ हैं। तो उनको जब डब करते हैं तो इंटरनेशनल एक्टर्स को हम डब करते हैं, तो उनसे हमको सीखने को मिलता है। तो ये सीखने वाली ही भूख है बस। फिर जैसे 2 प्लेटफॉर्म्स है, एक है बॉलीवुड और एक हॉलीवुड, तो किसके लिए आपको ज़्यादा मज़ा आता है? ये मम्मी चुनो है पप्पा चुनो वाला है। उसकी वजह है क्योंकि माँ है वो बॉलीवुड है और पप्पा हॉलीवुड इसलिए, मम्मी इसलिए क्योंकि माँ, हम यहीं भारतीय, हम जन्मे और सब कुछ माँ ने दिया है, यहीं पे सीखे हैं सब कुछ। और पप्पा कुछ नई चीज़ लाके देते हैं, सरप्राइज देते हैं, वो है हॉलीवुड। पप्पा अचानक कुछ एक दिन थप्पड़ मिलता है तो दूसरे दिन में प्यार मिलता है, वो है हॉलीवुड। तो ये दोनों चीज़ें कलाकार के लिए बेहतर है, ज़रूरी है। इसके बाद हम पूछेंगे आपके कुछ फेवरेट कार्टून कैरेक्टर। किसी और का बताना चाहूँगा मैं, मेरे कैरेक्टर तो क्या बताऊँ। ओके, फाइन। स्पंज बॉब, और इसको बेहतरीन कलाकार मेरे मित्र शानूर मिर्ज़ा डब करते थे, तो बढ़िया। फेवरेट को एक्टर या फिर डबिंग एक्टर आप कह लीजिए जिसके आपको काम करना अच्छा लगता है या फिर काम जिसका आपने किया आपको अच्छा लगा है। बहुत सारे कलाकार हैं, इसलिए किसी एक का नाम नहीं लूँगा। उसकी वजह है क्योंकि मैं हर एक से सीखता हूँ ना। मैं बहुत ही 1 नंबर का चालाक चीटर हूँ, तो मैं काम करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, लेकिन सबसे सीखता हूँ, तो मुझे सबसे सीखने को मिलता है, इसलिए किसी एक का नाम नहीं कहूँगा। ओके, बट फिर भी जो आपके दिल के करीब है ऐसा कौन है? हाँ, अमित जी, अमिताभ बच्चन। ओके। यहाँ आप बोल रहे हैं, बोल ये तो गेम खेल गए। ओके, सो फेवरेट डेस्टिनेशन? वैसे ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, अभी वक्त आया नहीं है, घूमूंगा मैं, लेकिन हाँ मैं गुजरात मुझे बहुत ज़्यादा सुकून देता है। गुजरात की कोई भी जगह ले लो, मैं वर्ल्ड वाइड नहीं जाऊँगा, पहले तो अपने भारत को खोजना बहुत ज़रूरी है। ओके। सो बहुत अच्छा लगा ये वाली सेगमेंट भी आपके साथ करके। तो अभी जो लास्ट सेगमेंट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, जो है मसालेदार गेम्स का सेगमेंट, जिसमें हम कुछ एक फन गेम खेलेंगे आपके साथ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो है #मसालेदार गेम्स। तो इस सेगमेंट में जैसे कि आपको पता है बहुत सारे प्रकार के डबिंग्स है, वॉइस ओवर्स है, तो उसमें आपको कुछ, मैं आपको एक लाइन दूंगा एंड यू हैव टू से दैट लाइन इन डिफरेंट वॉइसेस बेसिकली। ओके। सो द लाइन इज ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट की। ओके, सो ये लाइन है, इसको आपको अगर ये प्लेटफॉर्म पे अगर आप सुनाएंगे तो ये आप कैसे, किस प्रकार से? ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, पीठ ऊंची ऊँट की। ओके, हट जाओ वरना पूंछ से लात मारेगा ऊँट। भीड़ मत करो। नेजल वॉइस। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, पीठ ऊंची ऊँट की।
ये कैरेक्टर एक ना सामने आ जाता है, जब आवाज़ आती है ना तो एक खुद ब खुद एक इमेजिन हम कर लेते हैं कि कैसा हो सकता है। फिर डिस्कवरी के लिए आप ये कैसे अडॉप्ट करेंगे? ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, पीठ ऊंची ऊँट की, मत पूछना कि ऊँट नर है या मादा। ओके, कोई भी आपका फेवरेट कार्टून की आवाज़ में कैसा बोलोगे आप? ऊँट ऊँचे, ऊँट की पीठ ऊँची है, तो मुझे ऊँट की पीठ पे कौन बिठाएगा? बाप रे, इतनी सारी वेरिएशंस में आवाज़ निकालना, मतलब सच में हैट्स ऑफ, आपका रियाज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसके लिए आप इतने साल से सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच हमारी सीरीज़ पे आने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जो भी उनके सवाल है वो आंसर करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातें करके, एंड डेफिनेटली हम आगे किसी काम के लिए जुड़ेंगे और एक साथ काम ज़रूर करेंगे। बेशक, और यश आप बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। आप ये जारी रखिए, प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप जो सिखा रहे हैं, इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और आप ख़ुद भी अपने बलबूते पे काफ़ी कुछ चीज़ें करते रहें, और बस फुल पावर। जो भी वॉइस एक्टर्स, एस्पायरिंग वॉइस एक्टर भारत भर में, दुनिया भर में, वो इस क्राफ्ट को प्यार करें और हर एक वॉइस एक्टर को प्यार करें, मैं यही कहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो हम आपसे मिलेंगे जल्दी हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।